गुरुदेव, हमने आपकी इस यात्रा के बारे में सुना, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें नई-नई जानकारियाँ भी मिली आपके द्वारा। पर गुरुदेव, हमने आपके मुख से और भी इस यात्रा के बारे में कुछ सुना है, शायद वो इस पॉडकास्ट में छूट गया है। गुरुदेव, क्या कुछ ऐसा भी है जो हमने ना सुना हो? कृपया उसके बारे में भी बताएँ। जैसे कि आपने एक बारी इसी यात्रा के बारे में पगडंडी का ज़िक्र किया था। गुरुदेव, आपने डोलमा पास की बात की थी, वहाँ कुत्ते और कौवों से संबंधित आपने चीज़ों का ज़िक्र किया था। कृपया इसके बारे में और भी बताएँ गुरुदेव। बहुत-बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पगडंडी की बात है, तो असल में जो यात्रा अभी तो कुछ स्वरूप बदल गया है, चूँकि 2019 से यात्रा बंद है। इन 6 वर्षों में भारत सरकार के साथ बहुत सारी सकारात्मक प्रगति कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में हुई है। और अभी जो लिपुलेख तक पहुँचने का रास्ता था, जो लिपुलेख पास है, जो अब हम ट्रेडिशनल यात्रा उत्तराखंड की तरफ से करते हैं, तो लिपुलेख दर्रा आता है। तो उसमें वहाँ तक सुनते हैं कि बस जाने की व्यवस्था हो गई है। पहले बस की व्यवस्था नहीं थी, पहले हम नारायण आश्रम से पहले ही उतर जाते थे और वहाँ से पैदल मार्ग से ही सिरखा, गाला, गुंजी ये सब होते हुए, करते हुए फिर हम और ओम पर्वत और फिर 8-10 दिन में। तो ये अब बताते हैं कि वहाँ तक मोटर मार्ग तैयार हो गया है, तो उससे एक सुविधा बनेगी। वो पगडंडी वही पगडंडी है जिस पर गुरु नानक देव गए, जिस पर भगवान बुद्ध गए, जिस पर बहुत सारे मनीषी, जिस पर आदि शंकर गए। उसी पगडंडी से हम चले। वो 3-4 फीट की एक पगडंडी थी और उस पगडंडी पर ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, नीचे से कच्ची पगडंडी है, उसपे कीचड़ है। पोनी पोर्टर हमारे साथ है, घोड़े पर हम बैठे हैं, वो पीछे से जो चलाने वाला है, वो चलाने का वहाँ एकदम कांसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम प्राय जब अपने यहाँ घुड़सवार या ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो वो आगे पकड़ करके लेकर के चलता है। लेकिन वहाँ वो पीछे से पूँछ पकड़ करके लटका हुआ है उसको चलाने वाला। और मैं उसको पूछ रहा हूँ कि तू भाई कहाँ है? क्योंकि वो यात्रा ऐसी है कि उसमें बहुत स्थान पर आपको वो प्रिस्क्राइब्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको लेना ही चाहिए और वो ठीक भी रहता है। क्योंकि आपकी एनर्जी बचेगी और कुछ चीज़ें उस तरह से होंगी तो फिर अच्छा रहता है। अपना जो शारीरिक श्रम है वो भी साथ में शामिल होता है, लेकिन वो सुरक्षित यात्रा के लिए वो ज़रूरी है। तो अब वो एक अपने आप में एक अद्भुत मंज़र है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, आप बैठे हैं, आप इतने सारे कपड़े पहन के बैठे हैं, आपने यूवी रेज़ के चश्मे लगाए हुए हैं, ठीक से आपको दिख दिख भी नहीं रहा है और जो आपको घोड़ा लेके चल रहा है, उसको चलाने वाला पीछे लटका हुआ है पूँछ पकड़ करके और दाईं ओर आपके काली नदी बह रही है, विकराल काली नदी और बाईं ओर पर्वत और उसी पे आने वाले भी घोड़े हैं। और कभी-कभी वो आने वाला घोड़ा इतनी ज़ोर से आता है कि आपका घोड़ा उसे रास्ता देने के लिए थोड़ा इधर-उधर को होता है, तो और मतलब वो तो उस तरह की चीज़ें वहाँ उसमें हैं। तो उससे सभी तरह के भय से आप मुक्त होते हैं और सभी तरह के प्रभावों से आप विरक्त होने लगते हैं और परमात्मा की जब प्रकृति का नज़ारा देखते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और मृत्यु के पार जाकर के ही व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व बनता है। तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं तब तक कुछ छोटा-मोटा कोई काम इस तरह का कभी-कभी प्रोफ़ेशनल किसी एडवाइज़िंग में, किसी चीज़ में कर लेता था। कोई पुस्तक लिखता था तो उसकी रॉयल्टी भी ले लेता था। लेकिन फिर कैलाश यात्रा से आने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं कोई भी व्यावसायिक काम नहीं करूँगा। अब मुझे जो काम करना होगा वो मैं परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के निमित्त ही कार्य करूँगा। और 10 वर्ष हो गए तो 2015 की बात है, तो अभी तक वो सब ठीक ही चल रहा है और इस दिशा में काम सब अच्छा है। दूसरी बात आपने पूछी है डोलमा पास की। तो डोलमा पास डोलमा मृत्यु की देवी हैं और ऐसा कहा गया है कि पार्वती का ही एक रूप है। वहीं गौरीकुंड भी है और उसमें देखिए जहाँ बर्फ का -40 -30 जहाँ टेम्परेचर हो, वहाँ जो झील है उसका पानी गुनगुना है। अब ये चीज़ें आज तक साइंस भी समझ नहीं पाई कि क्या उसका मतलब है, क्या है? तो नीचे जाकर के वो वहाँ से गौरीकुंड से पानी भरा जाता है, वहाँ जहाँ पार्वती स्नान करती थी या करती हैं। और फिर उससे हम जब आगे चलते हैं डोलमा पास से तो वहाँ वो उसमें कुछ रास्ते का पता नहीं होता। तो वो पोनी पोर्टर है इसलिए भी अनिवार्य होते हैं कि अगर हम उनको ना लें तो रास्ता प्राय भटक जाएँगे। क्योंकि लगातार अनवरत उस समय में भी जब यहाँ गर्मी होती है, ये जून-जुलाई की यात्रा हमने की, उस समय भी अनवरत बारिश हो रही होती है, बर्फ की बारिश, यानी स्नोफॉल हो रहा होता है। तो जो पगडंडी अगर आगे जाने वाले आदमी ने 4 कदम चला भी है, तो थोड़ी देर बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता किधर को जाना है। तो कभी-कभी कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर रास्ता भटक जाते हैं।
और वो बर्फीले रेगिस्तान में फिर वो कभी वापस नहीं आते। या कुछ ऐसी दरारें हैं जो पर्वत आपस में मिले हैं, लेकिन बर्फ लगातार पड़ने से उसके ऊपर एक सॉफ्ट लेयर आ जाती है बर्फ की। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो उसमें पूरा का पूरा घोड़ा या आप स्वयं भी या कोई भी व्यक्ति उसमें नीचे सरक सकते हैं, और वो कई सौ मीटर की खाइयां हैं। उन दरारों में फिर कभी आप वापस ना आ सकेंगे, उनमें प्राणांति हो जाता है। तो इसलिए भी वो जो लोकल वहां लेकर चलते हैं आपको, ये पोनी पोटर वाले, वो तिब्बती लोग हैं, वहीं रहते हैं आसपास के गांवों में। उनको सारा वो रात में दिन में सब एक एक एरिया, क्योंकि वो हर साल कई 50-50 बार 100-100 बार उसकी यात्रा करते हैं, तो उनको उसका ज्ञान रहता है। तो वहाँ डोलमा पास का एक अद्भुत अनुभव था, और वो एक कमाल का वहाँ वातावरण था। वहाँ जो मैंने बताया कि वहाँ कोई वनस्पति ही नहीं है, तो किसी भी तरह के प्राणी के होने की वहाँ संभावना नहीं होती। तो ऐसे में वहाँ हमने बहुत बड़े साइज़ का कौवा देखा, वहाँ हमने जो है कुत्ते देखे, वो भी थोड़े बड़े बड़े साइज़ के। वहाँ जब हम डोलमा का जो एक छोटा-सा मंदिर है वहाँ देवी का, उस मंदिर के मंदिर वैसा मंदिर नहीं है, बस वो एक माड़ी टाइप के बना के एक द्वार सा बना रखा है, उसी को प्रणाम करके आगे बढ़ना होता है, कोई प्रतिमा वगैरह वहाँ नहीं रखी है। तो उससे जब आगे चलते हैं, वो बंधनवार लगी है, तो उससे पता चलता है वो तिब्बतन उसमें, और बुद्धिस्ट शैली में वहाँ पत्थरों पर, और जो छोटी-छोटी बंधनवार है उस पर लिखा रहता है, जो ओम मणि पद्मे हूम के मंत्र वहाँ काफ़ी लिखे हैं। तो उसको पार करके जब आगे चले, तो हम चले तो सुबह 3 बजे, साढ़े 3 बजे, ढाई बजे थे, तब तक होते हुए थोड़ी रोशनी निकल आई। तो ये लगभग सुबह की बात होगी, कोई 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे। तो वहाँ एक कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ सीधा रास्ता आता है, तो अपने घोड़ों को एक तरफ बैठा के सुस्ताते हैं, या वो अपना एक कोई एक सफेद से रंग का कोई आटे का घोला सा गर्म थर्मस में भरकर चलते हैं। वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो हमें लेके चल रहे होते हैं, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको पीते हैं, क्योंकि वो पैदल चल रहे होते हैं और वो शरीर को शायद गर्म करने के लिए ज़रूरी है। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये ऊँची-सी जो एक पहाड़ी दिख रही है 3 नंबर, हम वहाँ उस कोने पर, वहाँ छोटी बड़ी चट्टान पर बैठे मिलेंगे, आप वहाँ आ जाना, और आप यहाँ थोड़ा सुस्ता लें, बैठ जाएँ, या धूप-वूप सेकें, मंत्र करें, जो भी करना आप करें। तो मैं वहाँ बैठ कर के थोड़ा मंत्र जाप कर रहा था, और आस-पास कोई नहीं, दूर-दूर यात्री हैं, कोई कहीं बैठा है या निकल गए हैं या कहीं और। एक छोटी बच्ची 6-7 साल की लाल फ्रॉक में मेरे पास आती है, और वो मुझसे, मैं उसकी भाषा नहीं जानता, वो मेरी भाषा नहीं जानती, लेकिन वो लगभग ये पूछ रही है कि आपको कहाँ जाए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं थोड़ा कुछ इशारे में बात की, तो उसने एक चट्टान के आस-पास से मुझे घुमा के दूसरी जगह ले जाकर के बैठाया, मैं जाके वहाँ बैठा। मेरे पास उस बच्ची की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो उसने मुझे एक पत्थर दिया, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। लगभग हथेली के बराबर का पत्थर है। उस पर ऊपर एक, जैसे देखने गौर से देखो तो ऐसा लगता है कोई शीश बना है, कोई सिर है, और नीचे जैसे किसी ने जनेऊ पहना हुआ है, उस तरह की आकृति गौर से देखने पर उसकी लगती है। उसको कल-वल को मैं निकलवा दूँगा, निकाल कर रखना, किसी अंक में दिखाएँगे वो पत्थर, वो चूँकि कैलाश से मिला। उसने मुझे उठा के वो दिया, मैंने लेके उसके पास में रख लिया। बल्कि जहाँ मैं चट्टान पे बैठा था उसके बराबर में रख दिया उस पत्थर को। तो मैं बात करते-करते वो बार-बार से, जिस चट्टान के किनारे पर मैं बैठा हूँ, बड़ी-सी चट्टान है, मेरे सिर से ऊपर तक जा रही है, एक बड़ी शिलाखंड है। वो बार-बार उसको घूम के आके, जैसे बच्चे वो ता करके खेलते हैं ना, वो एकदम से चौंकाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर वो खिलखिलाती है, फिर उसने 2-1 चक्कर लगाए, तो मैं उससे कुछ बोल रहा हूँ ऐसे कि तुम्हारा नाम क्या है? ये कि, तो मैंने देखा तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आई। फिर मैं जैसे पीछे-पीछे खोजते जाते हैं कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, कुछ करूँगा, तो वो देखा मैंने, मैं 2-3 चक्कर लगाए, वो मुझे बच्ची मिली ही नहीं। और फिर मुझे एकदम ख्याल आया, जैसे अब यहाँ तक मैं एक मेस्मरिज़्म में हूँ, मुझे उसका बोध ही नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि बच्चे बच्चे का यहाँ क्या मतलब? 18 साल तो मिनिमम एज है इसमें एप्लीकेशन की। ये बच्चे कहाँ से आ गए हैं यहाँ? और वो लड़की मुझे फिर पूरी यात्रा में कहीं नहीं मिली। उस जबकि जब वो मिली, तो एक हस्बैंड वाइफ भी मुझे दिखे जाते हुए। तो मुझे लगा ये इनकी बेटी है। बैक दिखी उनकी बस। फ्रंट मैंने नहीं देखा, तो वो ठिठक गई मुझे देख कर के, कुछ बात करने लगी। क्योंकि मेरे पास कैमरा था, तो कैमरा अट्रैक्ट कर रहा था उसको। उसकी फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास रखी है। वो बच्ची मुझे पूरी यात्रा में कहीं नहीं मिली। मैंने कई लोगों से कहा कि वो एक छोटी बच्ची आपने देखी है क्या, लाल फ्रॉक वाली? वो बोले हमने तो कोई बच्ची आने का मतलब नहीं, बच्ची आपने कहाँ से देख ली? मैंने कहा कोई यात्री देखे हैं जो हमारे जत्थे में नहीं थे। हो सकता है लोकल तिब्बती हों, कोई हों। बोले हमने कोई यात्री भी नहीं देखे। तो बहरहाल वो बात आई गई हो गई। लेकिन वो अनुभव भी एक अद्भुत अनुभव था। अब जब मुझे ये बोध हुआ, याद आया कि यहाँ बच्चे नहीं आ सकते, तो मैं वापस गया 100 कदम चल के, और वो जो मैंने छोटा-सा पत्थर उसने मुझे दिया था और वो मैं छोड़ दिया था शिला पर रखा हुआ, वो उसे वापस मैंने उठाया और अपने थैले में रख लिया। तो अब मुझे लगा कि अब इसमें कुछ खास बात है।
तो ये भी एक अद्भुत अनुभव था। अनुभव तो बहुत सारे हैं, जैसे-जैसे बात आती जाती हैं वैसे-वैसे वो याद आते जाते हैं। तो ये 2 बातें मुझे थोड़ी विस्मयकारी लगी और वो बात तक मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कोई बच्ची आपने देखी? बोले हमने कोई बच्ची नहीं देखी। तो ये एक विस्मयकारी अनुभव कैलाश यात्रा के 7 अनुभवों में शामिल है। खुश रहिए। महके हैं वो हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।